हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस वीडियो लेक्चर ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने स्टडी किया था कि किस तरह से जो वेक्टर्स हैं वो हेल्प करते हैं जीन ऑफ इंटरेस्ट को एक ऑर्गेनिज्म से या एक टाइप ऑफ जीनोम से, सेल से दूसरे टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर करने के लिए। ठीक है, उसी से रिलेटेड थोड़ा एक और टॉपिक है, वो है ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स। तो ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स में एक्चुअली ये डिफर कहाँ करता है वेक्टर से। ट्रांसपोजेबल एलिमेंट में एक जीन सीक्वेंस जो है वो अपने आप अपने ही जीनोम में एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जो है मूव कर सकती है। इस वजह से इनको जंपिंग जीन्स भी कहा जा सकता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम किससे बना है? डीएनए से बना है। डीएनए क्या है? सीक्वेंस है। ठीक है, एक पर्टिकुलर सीक्वेंस जो कि जीन बनाती है वो एक जगह से जहाँ पर वो पहले थी वहाँ से हटकर दूसरी जगह जा सकती है। ठीक है, सेम जीनोम में, ठीक है, सेम क्रोमोसोम हो सकता है या सेम जीनोम हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर वो बात नहीं है कि बाहर किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म या किसी दूसरे सेल में जाती है, ऐसा नहीं है। यहाँ पर सेल तो वही है लेकिन उसका पोजीशन चेंज हो गई है। बस डीएनए का जो प्रॉपर मॉलिक्यूल था, लंबा लीनियर जो एक मॉलिक्यूल था, उसमें एक जगह से वो दूसरे पोजीशन पर मूव कर जाती है, जंप कर जाती है। ठीक है, तो देखते हैं इसके बारे में क्या है ये। ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स, दे वर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय बार्बरा मैकक्लिंटॉक इन 1951। मेज कर्नल्स जो सीड्स होते हैं उनमें इन्होंने उसको नोटिस किया था, उसकी हेल्प से इन्होंने इसको डिस्कवर किया था। और ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स को अगर डिफाइन करें तो क्या है ये? दे आर डीएनए सीक्वेंसेस और एलिमेंट्स दैट कैन मूव फ्रॉम वन लोकेशन इन द जीनोम टू अनदर लोकेशन विद इन द सेम जीनोम। ठीक है, एंड ट्रांसपोजेसेस जो है ये एक एंजाइम है that catalyze the movement of DNA sequence or element from one side to another. इन ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स की मूवमेंट कैटेलाइज कौन करता है? ट्रांसपोजेज एंजाइम। ठीक है, अब इसके टाइप्स देख लेते हैं। बेसिकली क्या है, कितने टाइप्स के हो सकते हैं? बेसिकली 3 इनको कैटेगरीज में डिवाइड किया है। सबसे पहला है कट एंड पेस्ट ट्रांसपोजन। ठीक है, इसमें क्या होगा? इट इज एक्साइज्ड फ्रॉम वन जीनोमिक पोजीशन and inserted into another by an enzyme transposases which is usually encoded by the transposon itself. ठीक है, ट्रांसपोजोन क्या है? ये इसकी एक सीक्वेंस है। ठीक है, ये एक एंजाइम सिंथेसाइज कर सकती है, वो है ट्रांसपोजेसिस। वो ट्रांसपोजेस एंजाइम इस सीक्वेंस को कट करके दूसरी पोजीशन पे सेम जीनोम के अटैच कर सकता है, इंटीग्रेट कर सकता है। ठीक है, दूसरा टाइप है रेप्लिकेटिव ट्रांसपोजोन। रेप्लिकेटिव ट्रांसपोजोन में क्या होगा? जो ओरिजिनल सीक्वेंस है वो अपनी पोजीशन पर ही रहती है लेकिन वो सीक्वेंस कॉपी होती है। ठीक है, सीक्वेंस की एक कॉपी बनेगी और वो कॉपी फिर कहीं दूसरी जगह दूसरे पोजीशन पे इंसर्ट होगी। ठीक है, या इंटीग्रेट होगी। तो यहाँ पर ट्रांसपोजेबल एलिमेंट जो कट एंड पेस्ट टाइप के थे वो पोजीशन चेंज करते हैं, एक सेम जो है पोजीशन पर नहीं रहते, उनमें एक्चुअल मूवमेंट होती है। जो ओरिजिनल सीक्वेंस है, जो प्रॉपर सीक्वेंस है, वो एक्चुअली मूव करती है। जबकि रेप्लिकेटिव में जो सीक्वेंस है वो अपनी कॉपी बनाती है, वो कॉपी दूसरी जगह जाकर इंसर्ट होती है। ठीक है, तो बेसिकली रेप्लिकेटिव में कॉपीज बनती हैं और वो मूव करती हैं, ओरिजिनल सीक्वेंस वहीं पर अटैच्ड अपनी पोजीशन पर रहती है। ठीक है, फिर है एक रेट्रो ट्रांसपोजोन। रेट्रो ट्रांसपोजोन क्या है? ये बेसिकली इसका नाम किस तरह से दिया गया है? रेट्रो होता है ओल्ड। तो इस ट्रांसपोजेबल एलिमेंट का जो मैकेनिज्म है वो क्या एक तरह से प्रोसेस लेता है, वो बैकवर्ड मूव करता है। ठीक है, ओल्ड वे की तरफ जाता है। यूजुअली क्या होता है? डीएनए जो है आरएनए से डीएनए बनता है।
ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये बैक मूव करेगा, पुराने वे की तरफ जाएगा। पुराना वे जो वायरस या वायरसेस में होता था, उसको ये एक तरह से ओबे करता है, उसको फॉलो करता है। तो क्या करता है ये, डीएनए से पहले आरएनए बनता है, ठीक है। आरएनए से फिर जो है दोबारा से डीएनए। यहाँ पर ये चीज है। रेप्लिकेटिव में क्या था, डीएनए की ही कॉपी बन रही है, डीएनए वहां पर आरएनए नहीं बनता, वहां पर डीएनए ही बनता है जो कॉपी होती है। लेकिन रेट्रो वाले में क्या होगा, जो हमारे पास एलिमेंट है वो पहले एक आरएनए बनाता है, फिर वो आरएनए एक डीएनए बनाता है, और फिर जाकर वो कहीं इंसर्ट होता है, ठीक है। तो ये आरएनए से डीएनए बनाने वाला मेथड जो है प्रिमिटिव है, रेट्रो है, ओल्ड है, इसलिए यहाँ पर इसको रेट्रो ट्रांसपोजोन कहा गया है। और एडवांस्ड मेथड में क्या होता है, डीएनए से डीएनए बन रहा है, कॉपी बन रही है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, डीएनए से पहले आरएनए बना, फिर आरएनए ने दोबारा से डीएनए बनाया, ठीक है। तो रेट्रो जो पुराना मेथड है वो यहाँ पर फॉलो किया जा रहा है, इस वजह से इसको रेट्रो ट्रांसपोजन कहा जाता है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन एक तरह से हो रही है, आरएनए से डीएनए बन रहा है, जबकि यूजुअली क्या होता है, डीएनए से आरएनए। और ये किस में होता है इस तरह का मैकेनिज्म, ये होता है वायरसेस में, जो कि प्रिमिटिव एक तरह से फॉर्म्स मानी गई है। तो यहाँ पर देख सकते हो बारबरा मैक्लिंटॉक ने किस तरह से इसको ऑब्जर्व किया, आइडेंटिफाई किया। ये मेज कर्नल्स हैं, मेज के सीड्स हैं, कॉर्न जो होता है उसके सीड्स जो थे वो डिफरेंट कलर्स के थे, वेरिएशन थी उनके कलर्स में। कर्नल कर्नल क्या होता है, ये जो ऊपर का जो पोर्शन है, एम्ब्रियो से ऊपर का जो पोर्शन है, इसको कर्नल कहा जाता है। तो ये इसमें बहुत वेरिएशन थी कलर, कोई डार्क ब्राउन है, कोई ब्राउन है, कोई येलो है, कोई कलरलेस है, इस तरह के डिफरेंट कलर्स यहाँ पर प्रेजेंट थे। तो इस चीज़ को उन्होंने ऑब्जर्व किया था, स्टडी किया था, फिर जाकर उन्हें ये ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स का कंसेप्ट पता चला, उन्होंने इसको फिर आगे प्रोड्यूस किया, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर, इसकी कैटेगरीज देख लेते हैं, किस तरह से इनके एग्जाम्पल क्या क्या हैं और किस में ये मिलते हैं। कट एंड पेस्ट ट्रांसपोजोन जो है उनका एग्जाम्पल होता है आईएस एलिमेंट्स, इंसर्टेड सीक्वेंस कह सकते हैं उनको, ठीक है, बैक्टीरिया में मिलती है। कंपोजिट ट्रांसपोजोन्स हैं, वो भी बैक्टीरिया में मिलते हैं। और एसीडीएस एलिमेंट्स हैं, ये एग्जाम्पल हैं कट एंड पेस्ट की। एसीडीएस एलिमेंट्स हैं एसोसिएशन, एसोसिएटर या एसोसिएटेड या डिसोसिएशन, ठीक है। तो एसीडीएस एलिमेंट्स ये प्लांट मेज में मिलते हैं, नेचुरली हैं ये, ठीक है। टी एलिमेंट्स जो हैं वो ड्रोसोफिला में मिलते हैं, होबो एलिमेंट्स हैं वो भी ड्रोसोफिला में मिलते हैं। ऐसे ही पिगी बैक है वो मॉथ में मिलता है, स्लीपिंग ब्यूटी है वो सैल्मन में मिलता है, ठीक है। फिर दूसरा टाइप है रेप्लिकेटिव ट्रांसपोजोन, उसका एग्जाम्पल है TN3 एलिमेंट्स, वो बैक्टीरिया में मिलते हैं। और फिर आता है रेट्रो ट्रांसपोजोन्स, रेट्रो ट्रांसपोजोन्स जो है वो ज़्यादातर जो है यूकैरियोट्स उनमें मिलेंगे, ठीक है। और ये दो तरह के हैं, रेट्रो वायरस लाइक, ठीक है, जिनके अंदर लॉन्ग टर्मिनल रिपीट्स प्रेजेंट होंगे, उनके टर्मिनल एंड्स जो होंगे इन एलिमेंट्स के, वहाँ पर एक लॉन्ग टर्मिनल रिपीटेड सीक्वेंस होगी, ठीक है। तो वो है, उसका एग्जाम्पल है TY1, कोपिया एंड जिप्सी, ठीक है, ये यीस्ट एंड ड्रोसोफिला में मिलते हैं। और दूसरी टाइप है रेट्रोपोसोन, ठीक है, रेट्रोपोसोन में लॉन्ग टर्मिनल रिपीट्स नहीं होते, ठीक है। और इसके एग्जाम्पल हैं FGI एलिमेंट्स जो कि ड्रोसोफिला में मिलेंगे, टीलोमेरिक रेट्रोपोसोन्स हैं वो ड्रोसोफिला में मिलेंगे। फिर लाइन्स है और साइंस हैं, ठीक है, लाइन्स में L1 और साइंस में ALU एग्जाम्पल्स है इसके, वो ह्यूमन्स में मिलते हैं, ठीक है। तो रेट्रोवायरस लाइक और रेट्रोपोसोन्स में एक मेन डिफरेंस यही है कि रेट्रोवायरस लाइक में टर्मिनल जो एंड्स हैं वहाँ पर, जो टर्मिनल पॉइंट्स हैं या एंड्स हैं वहाँ पर लॉन्ग रिपीट्स जो हैं, रिपीटेड सीक्वेंस वो प्रेजेंट होती हैं।
और रेट्रोपोसोम्स में इस तरह की टर्मिनल लॉन्ग रिपीटिंग सीक्वेंस नहीं होती। ठीक है, मैकेनिज्म इनका सेम होता है कि ये पहले डीएनए से आरएनए बनाते हैं, आरएनए से फिर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है, डीएनए बनता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कट एंड पेस्ट ट्रांसपोसोम्स। उनका सबसे पहला टाइप है इंसर्शन सीक्वेंसेस एलिमेंट्स। ठीक है, आईएस एलिमेंट्स भी बोलते हैं इनको। ये बेसिकली क्या होते हैं, एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जो है वो कट किया जाता है। ठीक है, इन एलिमेंट्स के थ्रू, और ये एलिमेंट्स जो हैं फिर वहाँ पर अपने आप को इंसर्ट करते हैं। जब ये कट करते हैं तो इस तरह से एक सीधा कट नहीं लगता, ऑपोजिट जो बॉन्ड्स हैं एक दूसरे के, वहां पर कट नहीं लगता, अलग अलग साइड्स पर कट लगता है। देखो ये दो ब्लैक एरो दिखा रखी है ना, 5'3' डायरेक्शन में टी सी जो है वहां पर कट लगेगा, और नीचे वाला जो स्ट्रैंड है उसमें जो है जी जी के बीच में वहां पर कट लगेगा। तो हमारे पास ये इस तरह से ऐसे हैंगिंग स्ट्रैंड मिलते हैं। ठीक है, इसके बीच में अब आईएस एलिमेंट जो है वो इंसर्ट होता है। ये इंसर्ट कैसे होता है, ट्रांसपोजेसेस एंजाइम की हेल्प से। ये कट वहां पर लगता है और उसकी हेल्प से ये यहाँ पर एंजाइम की हेल्प से इंसर्ट होता है। ठीक है, कट एंड पेस्ट का काम यहाँ पर कौन कर रहा है, ट्रांसपोजेसेस एंजाइम। और वो ट्रांसपोजेस ज़्यादातर आईएस एलिमेंट्स के साथ उसी की सीक्वेंस में ही प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब ये यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगा। इंसर्ट होने के बाद जो गैप बचा था, मेन जो डीएनए मॉलिक्यूल था उसमें जो कट लगने के बाद गैप बचा था वो कवर कर दिया जाएगा और प्रॉपर आईएस एलिमेंट जो है इसमें इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, दूसरा है कंपोजिट ट्रांसपोसोम्स। कंपोजिट ट्रांसपोसोम्स में क्या होगा, ये दो इंसर्शन सीक्वेंस से मिलकर बनता है। ठीक है, और वो दो इंसर्शन सीक्वेंसेस जो हैं वो कैसे हो सकती हैं, उनके जो टर्मिनल एंड्स होती हैं। अच्छा हाँ, ये चीज़ और ध्यान रखो, जो इंसर्शन सीक्वेंसेस होती हैं उनके एंड में कुछ रिपीट्स होते हैं। ठीक है, और वो कॉपी होते हैं, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। ठीक है, सेम एक तरह से रिपीट्स होते हैं। अब वो रिपीट्स अगर एक ही डायरेक्शन में ओरिएंटेड होंगे, यहाँ ब्राउन कलर का जो एरो दिख रहा है इसको देखो, IS1 में जो ब्राउन कलर का एरो है ये दोनों एक दूसरे की तरफ पॉइंट कर रहे हैं, तो ये होंगे इन्वर्टेड रिपीट्स। ठीक है, एक दूसरे की तरफ डायरेक्ट। ठीक है, एंड अगर जो कंपोजिट है उसका एग्जाम्पल है TN9, इसमें क्या होता है, दो इंसर्शन सीक्वेंसेस प्रेजेंट होती हैं और उसके बीच में जो है एक डीएनए मॉलिक्यूल होता है। तो इनकी मेन फीचर क्या होती है वैसे कंपोजिट ट्रांसपोसोम्स की, कि जो दो इंसर्शन सीक्वेंसेस हैं इनके बीच में जो भी डीएनए मॉलिक्यूल है वो कट होकर मूव कर सकता है इन सीक्वेंसेस के साथ। ठीक है, यहाँ पर जो ये वाला था, ये सिंपल इंसर्शन सीक्वेंस जो थी ये सिर्फ एक सीक्वेंस थी। ठीक है, ये खुद ही मूव हो रही है। लेकिन कंपोजिट में क्या होगा, दो सीक्वेंस आएंगे एक साथ, IS1 एंड IS1 ये सेम है, एक ही तरह की सीक्वेंस है। ये दो अटैच होंगी आपस एक दूसरे के आसपास, और जब ये एक मॉलिक्यूल पर आसपास अटैच होती हैं तो उनके बीच में जो डीएनए मॉलिक्यूल था, मेन डीएनए मॉलिक्यूल जो था, वो मूव करने के लिए कैपेबल हो जाता है। कैसे, अब मान लो ये एक मॉलिक्यूल था डीएनए, ब्लू कलर का जो है ये डीएनए मॉलिक्यूल है, इसके दोनों तरफ जो है इंसर्शन सीक्वेंस आ गई है। तो ये इसने अब ये जो स्ट्रक्चर बनाया है ये कहलाएगा कंपोजिट ट्रांसपोसोम। अब ये दोनों सीक्वेंस जब मूव करेंगे तो इनके बीच का जो डीएनए मॉलिक्यूल था वो भी इनके साथ कट हो जाएगा, और जहां पर ये दो इंसर्शन सीक्वेंसेस अटैच होंगी दूसरी पोजीशन पर
ये ब्लू कलर का जो मेन डीएनए मॉलिक्यूल था वो भी वहाँ पर पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या था, यहाँ पर तो इंसर्शन सीक्वेंस सिंपल अपने आप को, एक इंसर्शन सीक्वेंस है वो डीएनए मॉलिक्यूल पे अपने आप को वो यहाँ पर इंसर्ट करेगा। लेकिन कंपोजिट में क्या होगा, दो इंसर्शन सीक्वेंसेस अपने बीच में एक डीएनए सीक्वेंस को लेकर आती है और उस डीएनए सीक्वेंस को साथ जो है पेस्ट होती हैं दूसरी जगह। ठीक है, तो ये कितने टाइप का हो सकता है, TN9 है, TN5 है, ऐसे ही TN10 है। TN9 का क्या फीचर है, 2400 न्यूक्लियोटाइड पेयर्स होते हैं यहाँ पे, न्यूक्लियोटाइड पेयर्स यहाँ पर प्रेजेंट होंगे। ठीक है, और इसके बीच में जो कैम आर जीन है, ये जीन स्किन के साथ मूव कर सकती है एक जगह से दूसरी जगह। ठीक है, तो एक तो होता IS सिंपल, एक इंसर्शन सीक्वेंस है वो अपने आप मूव किए जा रही है। एक क्या होगा, दो इंसर्शन सीक्वेंसेस मिलके अपने बीच में एक डीएनए मॉलिक्यूल को लेकर दूसरी जगह मूव करती है। ठीक है, तो जब इसमें कट लगेगा, TN9 जो एलिमेंट है इसमें जब कट लगेगा तो इनके बीच में जो जीन होगी वो भी साथ में मूव करेगी, कट होकर दूसरी जगह पेस्ट होगी। इनकी फीचर क्या है, इसमें जो इंसर्शन सीक्वेंस है TN9 में वो एक ही टाइप की होती है दोनों तरफ, IS1 दोनों तरफ IS1 है। ठीक है, और उनके रिपीट्स जो है वो इन्वर्टेड है, ब्राउन कलर के ज़रा इन्वर्टेड रिपीट्स। ठीक है, फिर है TN5। TN5 में क्या है, ये थोड़ा और ज़्यादा बड़े डीएनए सीक्वेंस को अपने बीच में रख सकते हैं। जैसे इसमें 3 जीन्स दिखा रखी है, कैन, BLE एंड STR। ठीक है, तो ये जीन्स तीन है इसके अंदर, इसके बीच दोनों के बीच में प्रेजेंट है। और इसमें ये दो तरह की होंगी, इंसर्शन सीक्वेंस 50 लेफ्ट एंड इंसर्शन सीक्वेंस 50 राइट। ठीक है, और इसका साइज जो है वो ऑलमोस्ट 5700 न्यूक्लियोटाइड पेयर्स का होता है। ऐसे ही फिर एक है TN10। ठीक है, अब ये चीज़, और हाँ एक बार और चीज़ ये और ध्यान दो, TN9 में और TN5 में IS1 की डायरेक्शन दोनों की एक ही तरफ है। ये देखो ब्लैक वाली एरो ऊपर अगर देख सकते हो, तो ब्लैक एरो जो है IS1 के ऊपर वो दोनों एक ही तरफ ओरिएंटेड है, इसी डायरेक्शन में ये प्रेजेंट है। ठीक है, जबकि IS50L एंड IS50R के ऊपर जो एरोस हैं वो एक दूसरे की तरफ इन्वर्टेड है। ठीक है, अंदर की तरफ एक दूसरे की तरफ पॉइंट कर रही है। ठीक है, तो एक तो ओरिएंटेशन है सिर्फ इंसर्शन सीक्वेंस की, एक ओरिएंटेशन है दो इंसर्शन सीक्वेंसेस की। ठीक है, अब आता है TN10। ये थोड़ा और लॉन्ग वो सीक्वेंस है, 9300 न्यूक्लियोटाइड पेयर्स का बना होता है, और इसमें IS10L एंड IS10R जो है ये यहाँ पर इंसर्शन सीक्वेंसेस प्रेजेंट होती हैं। इसके बीच में जीन प्रेजेंट है, वो बड़ा जीन का सेगमेंट हो सकता है। ठीक है, और इन दोनों जो IS10 एंड IS10L एंड R की जो ओरिएंटेशन है वो एक दूसरे की तरफ, ब्लैक एरो से इन दोनों सीक्वेंसेस की ओरिएंटेशन एक दूसरे की तरफ पॉइंटेड है। ठीक है, ये इनमें बेसिक डिफरेंस है, इनके स्ट्रक्चर डिफरेंस। फिर थर्ड बात आती है ACDS ट्रांसपोसोम्स, जो कि मेनली कंसर्न है प्लांट्स। ठीक है, ये मेज की जो फैमिली है उसमें ये मिलते हैं। AC क्या है, इट इज़ अ 4.2 किलो बेस का जो है एलिमेंट है ये। ठीक है, और इसमें फंक्शनल ट्रांसपोजेज जीन प्रेजेंट है। ठीक है, एंड ट्रांसपोजेज जीन क्या करता है, इट एंजाइम जो है वो रिकॉग्नाइज करेगा 11 बेस पेयर्स की इन्वर्टेड रिपीट्स को। ठीक है, एंड कैटेलाइजेस इट्स ट्रांसपोजिशन। ठीक है, तो ट्रांसपोजेज जीन पहले ट्रांसपोजेज एंजाइम
बनाएगा, ठीक है, और वो ट्रांसपोजेज एंजाइम 11 बेस पेयर का इन्वर्टेड रिपीट रिकॉग्नाइज करेगा और वहाँ पर उसको कट करेगा, जिससे कि एसी सीक्वेंस एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकती है, ठीक है। अगर ध्यान हो तो फिर से बता दूं तो कि ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स जो है कट एंड पेस्ट वाले, इनमें ट्रांसपोजेज एंजाइम की जीन प्रेजेंट होती है और वो खुद एंजाइम बनाता है, एक्सप्रेस करता है, और वो एंजाइम खुद के उस एलिमेंट को कट करके दूसरी जगह पेस्ट कर सकता है, ठीक है। अब आता है डीएस, जिसको डिसोसिएशन कह सकते हैं, डिसोसिएटर। ये एसी से डिराइव किया गया है, ठीक है, एसी एलिमेंट से डिराइव हुआ है, बेसिकली डिलीट होने की वजह से। एसी जो कि एसोसिएटर था या एक्टिवेटर भी इसको कह सकते हैं, तो वो एक्टिवेटर जो एलिमेंट था उसके अंदर जो ट्रांसपोजेज वाला जीन था वो रिमूव हो गया, डिलीट हो गया किसी वजह से, ठीक है, और म्यूटेशन की वजह से या किसी भी वजह से। तो वो डिलीट होने के बाद उसने ट्रांसपोजेज का फंक्शन लूज कर दिया, लॉस्ट हो गया। अब जो हमारे पास एलिमेंट बचा वो डीएस कहलाया, ठीक है। तो डीएस जो है वो बेसिकली एसी से डिराइव्ड है, ठीक है, और इसके पास भी आईआर सीक्वेंस है, इन्वर्टेड रिपीट्स हैं, ठीक है, एंड इट इज एबल टू ट्रांसपोज, ठीक है, और बट ओनली इन एसोसिएशन विद एक्टिवेटर एलिमेंट या ट्रांसपोज, ठीक है। डीएस जो है वो मूव कर सकता है, लेकिन उसको साथ में एसी एलिमेंट चाहिए अपने आप को मूव करने के लिए। एसी एलिमेंट जो है वो ट्रांसपोजेज सिंथेसाइज करता है एंजाइम, जिसकी हेल्प से, उस एंजाइम की हेल्प से ये अपने आप को मूव कर सकता है, क्योंकि डीएस के पास खुद का कोई ट्रांसपोजेज एंजाइम नहीं है, ओके। अब हम देखते हैं किस तरह से ये डिराइव हुआ। सबसे ऊपर जो है वो एसी एलिमेंट है, जिसमें ये पर्पल कलर का ट्रांसपोजेज जो है एंजाइम की सीक्वेंस है, ठीक है, जीन है, और ये सीक्वेंस ट्रांसपोजेज एंजाइम को सिंथेसाइज करती है, जो कि कट एंड पेस्ट में हेल्प करती है, एसी एलिमेंट, ठीक है। अब डीएस कैसे बना, डिसोसिएशन एलिमेंट कैसे बना? ये जो पर्पल वाला सेगमेंट है सेकंड वाले डायग्राम में देखो, वो डिलीट हो रहा है, ठीक है, डिलीट होकर ये सिर्फ इतना बचा है, छोटा सा इसका पोर्शन बचा है, यहाँ पर सिर्फ सीक्वेंस बची है, ये डिलीट हो जाता है। डिलीट होने के बाद जो यहाँ पर बचता है वो सिर्फ डिसोसिएशन एलिमेंट बचता है, ठीक है। पर्पल वाला जो ट्रांसपोजेज एंजाइम का जीन था वो यहाँ से रिमूव हो गया और सिर्फ इन्वर्टेड रिपीट्स जो हैं वो यहाँ पर बच जाते हैं, ठीक है। अब इसके अलावा और भी कुछ मेथड्स देखे गए जिससे कि डीएस एलिमेंट जो है वो बना है या ऑब्टेन हुआ है। सबसे पहले तो है एसी एलिमेंट। एसी एलिमेंट क्या है? ये एक कंप्लीट सीक्वेंस, सबसे पहले इन्वर्टेड रिपीट्स हैं और इसके बीच में ट्रांसपोजेज एंजाइम होगा। फिर आता है डी, इसमें डीएल एलिमेंट्स हैं जिसके बीच में इंटरनल सीक्वेंस मिसिंग है। ये किससे बना? एसी एलिमेंट में लॉस की वजह से, ठीक है, एसी एलिमेंट में कुछ इंटरनल सीक्वेंस मिस हो गई और उसकी वजह से फिर डीएस एलिमेंट बना। या फिर क्या हुआ, अब जो डीएस एलिमेंट बना उसके अंदर जो है कुछ एसी एलिमेंट से अलग हटके कुछ नई जीन्स जो हैं इसके अंदर इंटीग्रेट हो गई, जो कि नॉन होमोलोगस डीएनए उसने जो है बनाया। एक्चुअल में क्या होना चाहिए था, जो सीक्वेंस एसी में प्रेजेंट है वही सीक्वेंस डीएस में मिलनी चाहिए थी, ठीक है, ट्रांसपोजेज के लॉस के बाद, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, कोई नया एक तरह से डीएनए का सीक्वेंस यहाँ पर हमको मिला और
इस तरह से एक दूसरे टाइप का या एबेरेंट डीएस एलिमेंट बना। एक तो डीएस एलिमेंट था जो एसी एलिमेंट से डिराइव्ड है कंप्लीटली, और उसमें सिर्फ एक फर्क है कि उसमें ट्रांसपोजेज की जीन नहीं है। दूसरा क्या हुआ, डीएस एलिमेंट में ट्रांसपोजेज तो नहीं है, लेकिन साथ में एक ऐसा सीक्वेंस है जो कि एसी एक्टिवेटर में नहीं मिलता। ठीक है, तो ये अनयूजुअल जो एलिमेंट था वो एबेरेंट डीएस एलिमेंट कहलाया। ठीक है, इसमें एक नॉन होमोलोगस या नई या न्यू डिफरेंट सीक्वेंस ऐड हुई जो कि एसी से मैच नहीं करती है। ठीक है, और फिर लास्ट में एक और टाइप का जो डीएस एलिमेंट है वो मिला, जिसको एक्चुअल में डबल डीएस एलिमेंट कहते हैं। डबल डीएस एलिमेंट में क्या है, दो डीएस एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं और उनके बीच में एक जो है एक तरह से एक जो डीएस एलिमेंट है, ठीक है, ये दो डीएस एलिमेंट प्रेजेंट है। एक तो पहले से था और दूसरा डीएस एलिमेंट उस पहले वाले के बीच में इंसर्ट हो जाता है। यहाँ पर देखो नीचे डायग्राम में देख सकते हो, एक तो पहले से था ही डीएस एलिमेंट, उसके अपने बाहर की तरफ दो इन्वर्टेड रिपीट्स दिख रहे हैं, उसके बीच में एक नया डीएस एलिमेंट इंसर्ट हुआ। ठीक है, उसके अपने खुद के इन्वर्टेड रिपीट्स हैं। ठीक है, तो ये हो गया डबल डीएस एलिमेंट। एक डीएस एलिमेंट के बीच में एक और डीएस एलिमेंट इंसर्ट हो जाए। इस तरह से तीन टाइप का डीएस एलिमेंट प्रेजेंट है और एक एसी एलिमेंट। ठीक है, अब देखते हैं एसी और डीएस किस तरह से मेज में किस तरह से काम करता है। ठीक है, मेज में एक नॉर्मल जीन होती है सी। ठीक है, और सी जीन जब एक्सप्रेस होती है तो कर्नल्स का जो कलर है वो पर्पलिश या रेडिश के शेड में होता है। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ पिगमेंट प्रोड्यूस्ड, या सी जीन की वजह से जो है पिगमेंट बनता है। ठीक है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पिगमेंट फॉर्मेशन। तो जितना ज़्यादा सी एक्सप्रेस होगा उतना ज़्यादा ही वेल डिफाइंड कलर बनेगा यहाँ पर। ठीक है, और उसका कर्नल को वो कलर मिलेगा। अब ये चीज़ यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, नोटिस करने की है। हर सेल में अपना अपना जीन प्रेजेंट है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ठीक है, सीड क्या होता है, सेल से तो मिलकर बनता है। तो ये जो मेज का सीड है इसमें बहुत सारे सेल्स हैं, तो हर सेल में अपना न्यूक्लियस है और हर न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स हैं, और हर क्रोमोसोम्स में अपने हर सेल के अपने क्रोमोसोम्स में सी वाली जीन प्रेजेंट है। तो जहाँ पर भी वो सी वाली जीन नॉर्मली एक्सप्रेस हो रही है उस सेल का कलर पिगमेंटेड होगा, वो सेल पिगमेंटेड होगा। ठीक है, जिस सेल में वो सी जीन एक्सप्रेस नहीं हो रही वहाँ पिगमेंट नहीं बनेगा और वो डिसकलर्ड एक तरह से दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ ध्यान देने की ज़रूरत है, कलर की शेड्स और ये सब किस फैक्टर पर डिपेंड कर रहा है। सी एक सेल के अंदर सी वाली जीन, पिगमेंट वाली जीन एक्सप्रेस हो रही है या नहीं हो रही है, या कितनी एक्सप्रेस हो रही है। जब सभी सेल्स में ये एक्सप्रेस होगी तो पूरा का पूरा सीड एक ही कलर का होगा। ठीक है, अगर कुछ सेल्स में एक्सप्रेस हो रही है कुछ में नहीं एक्सप्रेस हो रही, तो जिनमें एक्सप्रेस हो रही है उनमें तो पिगमेंट दिखेगा ही, और जिनमें नहीं हो रही वो विदाउट पिगमेंट दिखेंगे। तो इस वजह से सीड ज़रूरी नहीं है एक ही कलर का होना चाहिए या बिल्कुल कलरलेस होना चाहिए। इस सीड के जिन जिन सेल्स में सी एलील या सी जीन एक्सप्रेस हो रही है उनमें पिगमेंट बनेगा, और उस सेल जहाँ पर वो सेल पोजीशन है वो हमें कलर्ड, वो पोजीशन हमको कलर्ड दिखाई देगी। तो यहाँ पर वो पैचेस में भी कलर दिख सकता है। ठीक है, कर्नल जो है कंप्लीटली कलर्ड नहीं हो सकता, वो पैचेस में भी दिख सकता है। ठीक है,
तो एक्चुअल में होता क्या है, सी जीन नॉर्मली फंक्शन कर रही है और उसने सारे के सारे सेल्स में एक्सप्रेशन दिया है, ठीक है। सारे सेल्स जो हैं सी जीन को एक्सप्रेस कर रहे हैं, कोई इनहिबिशन नहीं है और सब में पिगमेंट बन रहा है। तो इसलिए पूरा का पूरा सीड जो है एक ही कलर का, पर्पल कलर का यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। पर्पल हो सकता है या डार्क रेड कलर का कह सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब क्या होगा, जब एक्टिवेटर एसी एलिमेंट डीएस एलिमेंट को एक्टिवेट करेगा, एसी के पास क्या है, ट्रांसपोजेज एंजाइम। अब वो ट्रांसपोजेज एंजाइम जब डीएस एलिमेंट को कट करके सी जीन के बीच में अटैच कर देगा, पेस्ट कर देगा, तो सी वाली जो जीन थी, पिगमेंट वाली जो जीन थी, उसका एक्सप्रेशन इनहिबिट हो जाएगा। पिगमेंट का एक्सप्रेशन इनहिबिट हो गया तो मतलब पिगमेंट नहीं बना, और पिगमेंट नहीं बनेगा तो कलर नहीं आएगा कलर, ठीक है। और अगर सीड के सारे सेल्स में ये सी जीन इस तरह से इनहिबिट हो जाए डीएस एलिमेंट की एडिशन की वजह से, तो वो पूरा का पूरा सीड जो है कलरलेस या डिफरेंट कलर का होगा, ठीक है। और ये अगर एक्सप्रेस होती है तो वो कलर, ठीक है। ये जीन अगर एक्सप्रेस होती है तो पिगमेंट बनेगा, और डीएस एलिमेंट के एक तरह से इंसर्शन की वजह से जो सी जीन थी वो इनहिबिट हो गई, जिसकी वजह से पिगमेंट नहीं बना और सीड पूरा कलर नहीं दे पाया, ठीक है। अब बात आती है कि इसमें पैचेस कैसे दिखते हैं। कंप्लीट का तो आपको समझ में आ गया कि भाई कंप्लीट का तो आप समझ गए होंगे कि सी अगर सारे सेल्स में एक्सप्रेस हो रही है तो सारा का सारा सी एक ही कलर का होगा, और सी अगर सारे सेल्स में डिसरप्ट हो गया है, ठीक है, तो सारे के सारे एक जैसा दिखाई देंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक्चुअल में होता क्या है कि सारे सेल्स एक जैसे कई बार बिहेव नहीं करते, ठीक है। तो क्या होता है, कुछ सेल्स में सी डिसरप्ट नहीं हुआ, कुछ सेल्स में सी डिसरप्ट हो गया। अब जिन सेल्स में सी डिसरप्ट हो गया वहां पर तो कलर नहीं आएगा पर्पल कलर का, ठीक है। और जहां पर सी डिसरप्ट हो जाता है डीएस से, वहां पर जो है, जहां पर एक सेकेंड दोबारा बोलती हूँ, जहां पर सी डिसरप्ट नहीं हुआ वहां पर कलर होगा पर्पल, और जहां पर सी डिसरप्ट हो जाएगा डीएस की वजह से वहां पर कलर नहीं होगा। तो इस वजह से पैचेस दिखेंगे हमको, जहां जहां पर सी डिसरप्ट नहीं हुआ वहां पर पिगमेंट, उन सेल्स की पोजीशन पर हमको पिगमेंट दिखाई देगा, कलर दिखाई देगा। बाकी दूसरे सेल्स जहां पर वो डिसरप्ट हो गया है सी जी, वहां पर हमको कलर नहीं दिखाई देगा। तो ये पैचेस इस तरह से हमको दिखाई देंगे। और ये डीएस की मूवमेंट किसने रेगुलेट की, एसी ने। एसी क्या था, एक्टिवेटर, और इसके पास क्या था, ट्रांसपोजेज एंजाइम। तो ट्रांसपोजेज एंजाइम ने डीएस को कट करके सी के बीच में लाकर पुट कर दिया, ठीक है। तो अगर जीनोम में या जीन में क्रोमोसोम में सिर्फ डीएस एलिमेंट प्रेजेंट है तो वो मूव नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन डीएस एलिमेंट और उसके पास ही एक्टिवेटर एलिमेंट भी प्रेजेंट है, तो डीएस एलिमेंट वहां से मूव कर सकता है, ठीक है, और जीन का फंक्शन इंटरप्ट कर सकता है, किसी आसपास के जीन का फंक्शन, ठीक है। अब बात आती है दूसरी कैटेगरी की, रेप्लिकेटिव ट्रांसपोजोन्स। रेप्लिकेटिव में क्या होगा, बेसिकली जो ट्रांसपोजोन है वो अपनी कॉपी बनाएंगे और दूसरी जगह इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। और इसी वजह से जो है होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन में भी ये हेल्प कर सकता है। इसका एग्जांपल है TN3। तो प्लाज्मिड्स के बीच में एफ फैक्टर का ट्रांसफर भी इसकी हेल्प से हो सकता है,
ठीक है, क्योंकि ये दोनों सीक्वेंसेस जो हैं ये होमोलोगस होती हैं, तो इनके बीच में रिकॉम्बिनेशन हो सकता है। ठीक है, तो क्या होता है, देखो यहाँ पर डोनर प्लाज्मिड है और एक रेसिपिएंट प्लाज्मिड है। ठीक है, तो डोनर प्लाज्मिड ने ट्रांसपोजेज बनाया उसके TN3 एलिमेंट में। ठीक है, TN3 एलिमेंट ने ट्रांसपोजेज बनाया तो क्या हुआ, ट्रांसपोजेज ने कट किया, ठीक है, रेसिपिएंट को और डोनर को, दोनों को कट किया। कट करने से क्या होगा, दोनों जो है अटैच हो जाएंगे, स्टिकी एंड्स बन गए, क्योंकि दोनों को एक ही पोजीशन पे कट किया। एक ही पोजीशन पे कट करेंगे तो चांसेस बढ़ जाते हैं कि दोनों पोजीशंस आपस में अटैच हो जाए, इंटीग्रेट हो जाए। ठीक है, क्योंकि वो कॉम्प्लीमेंट्री होती हैं जब वो एक पोजीशन पे कट करते हैं बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ पर वो इंटीग्रेट हो जाएंगी और जो हाफ एंड्स बचे थे, जो TN3 के हाफ एंड्स थे, वो अपने आप को कंप्लीट कर लेंगे और TN3 की यहाँ पर दो कॉपीज बन जाएंगी। TN3 क्या है, बेसिकली दो स्ट्रैंड्स है मॉलिक्यूल के। ठीक है, तो एक स्ट्रैंड, दोनों स्ट्रैंड्स अलग अलग हो गए। ठीक है, दोनों स्ट्रैंड्स जब अलग अलग हो गए और उनके बीच में कट करने वाला मॉलिक्यूल कौन सा एंजाइम था, ट्रांसपोजेज। ट्रांसपोजेज ने डोनर को भी एक ही जगह कट किया और रेसिपिएंट को भी एक ही जगह कट किया। ठीक है, और वो कट किया था TN3 में। TN3 में कट किया तो वो स्ट्रैंड्स TN3 के अलग अलग हो गए। एक एंड जो है रेसिपिएंट के साथ अटैच हो गया और एक जो है डोनर के साथ अटैच रहा। अब जो बीच में गैप बना वो फिल किया जाता है। ठीक है, और उसके बाद जो है क्रॉसिंग ओवर होती है, रिजोल्वेज एंजाइम की हेल्प से रिकॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, और दोनों के पास एक एक कॉपी पहुंच जाती है। इसको आप यहाँ पर भी देख सकते हो, डीएनए का ये डीएनए स्ट्रैंड है सर्कुलर, डोनर प्लाज्मिड है। ठीक है, TN3 ग्रीन कलर का यहाँ पर जो है ट्रांसपोसोम है, ये आपस में जो है कट करेगा और ऐसा ही एक टारगेट प्लाज्मिड है, उसके ऊपर भी टारगेट सीक्वेंस है, वहां पर भी कट लगेगा। ठीक है, तो जहां पर डोनर एंड प्लाज्मिड, डोनर प्लाज्मिड और टारगेट प्लाज्मिड जहां जहां पर कट होंगे वो दोनों सीक्वेंसेस आपस में कॉम्प्लीमेंट्री हैं, जिसकी वजह से जब वो आसपास आएंगे, एक साथ आएंगे, वो इजीली जो है यहाँ पर अटैच हो सकते हैं TN3 की हेल्प से। अब TN3 का यहाँ पर ये देखो को इंटीग्रेट कैसे बना। TN3 डबल स्ट्रैंडेड था, तो एक स्ट्रैंड प्लाज्मिड के साथ अटैच हो गया। ठीक है, और एक स्ट्रैंड जो है नीचे डोनर के साथ अटैच रहा। ठीक है, ये दो एंड्स थे ना, यहाँ पर देखो एक डोनर के साथ अटैच्ड है एंड और दूसरा प्लाज्मिड के साथ, रेसिपिएंट है उस प्लाज्मिड के साथ अटैच्ड, और ये अब सिंगल स्ट्रैंड बन गया है ऑलमोस्ट। जो TN3 जो पहले डबल स्ट्रैंडेड था, अब वो ऑलमोस्ट सिंगल स्ट्रैंड बन गया है। अब वो अपने आप के कम्प्लीमेंट्री जो है स्ट्रैंड सिंथेसाइज करेगा, कंप्लीट कर देगा सारे बेस पेयर्स कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड से, यहाँ पर देखो इस तरह से। ठीक है, अब ऊपर भी दो स्ट्रैंड हैं और नीचे भी दो स्ट्रैंड बन गए हैं। पहले क्या थे, सिर्फ सिंगल सिंगल स्ट्रैंड थे, और वो दोनों सिंगल स्ट्रैंड कहाँ से आए थे, डोनर की तरफ से। ठीक है, और वो दोनों सिंगल स्ट्रैंड ने अपना अपना कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड जो है सिंथेसाइज किया, और अब दो यहाँ पर कॉपीज बन गई है। ठीक है, अब आएगा रिजोल्यूशन, रिजोल्वेज एंजाइम की हेल्प से जो है कट लगेगा, कट लगने से एक कॉपी TN3 के पास रह जाएगी और एक TN एक कॉपी जो है वो डोनर के पास रह जाएगी, एक रेसिपिएंट के पास। ठीक है, तो ये है रेप्लिकेटेड टाइप का ट्रांसपोजोन। फिर आते हैं लास्ट टाइप, रेट्रो ट्रांसपोजोन्स। रेट्रो ट्रांसपोजोन्स जो है वो रेट्रो वायरस को एक तरह से फॉलो करते हैं, उसके मैकेनिज्म को बेसिकली फॉलो करते हैं। और इसमें होता क्या है, रेट्रोवायरस जीनोम जो होता है वो बेसिकली सिंगल स्ट्रैंडेड होता है और उसके पास 3 जीन्स होती हैं। गैग, गैग क्या करती है, स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स बनाती है वायरल पार्टिकल के। पॉल जीन जो है वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंड इंटीग्रेज प्रोटीन बनाती है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या करेगा,
कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनाएगा आरएनए के ऊपर, ठीक है। आरएनए से जो डीएनए बनता है वो जो मॉलिक्यूल है वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ठीक है। और साथ में इंटीग्रेज प्रोटीन भी वो सिंथेसाइज करता है, वो पॉल जीन, ठीक है। और इसके अलावा तीसरी एक जीन होती है ईएनवी। ईएनवी का काम क्या होता है, वायरस की लिपिड एनवेलप बनाना, ठीक है। जो एनवेलप होता है जिसके अंदर वायरस का मटेरियल जो है आरएनए या डीएनए जो भी है वो पैक्ड होता है, वो लिपिड का जो एनवेलप है वो सिंथेसाइज करता है ईएनवी प्रोटीन, ठीक है। ये ईएनवी प्रोटीन गैग प्रोटीन से डिफरेंट है। ईएनवी प्रोटीन एनवेलप बनाता है, लिपिड एनवेलप बनाता है, जबकि गैग प्रोटीन्स जो है वो वायरस एलिमेंट जो है, जो कि बेसिकली जो आरएनए या डीएनए मॉलिक्यूल है उनको स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने में हेल्प करता है, उनका बेसिक स्ट्रक्चर डिसाइड करता है, उसमें हेल्प करता है, ठीक है। पैकेजिंग में नहीं, उसकी स्ट्रक्चरिंग में हेल्प करता है, ठीक है, स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क में। ऐसा इसका एक एग्जांपल है एचआईवी, ठीक है, रेट्रोवायरस जो है जो कि एड्स कॉज करता है, ठीक है। अब इसमें वायरस में और रेट्रोवायरस एलिमेंट्स में, रेट्रोवायरस लाइक एलिमेंट्स में क्या सिमिलैरिटीज हैं? सिमिलैरिटी तो ये है कि गैग एंड पोल जीन इनमें प्रेजेंट होती है इन एलिमेंट्स में, ठीक है। लेकिन इन एलिमेंट्स में ईएनवी एनवेलप वाली जीन नहीं होती है, ठीक है। और जिसकी वजह से ये आरएनए बनाते हैं, आरएनए से फिर डीएनए बनता है और डीएनए से वो जो मॉलिक्यूल बना वो दूसरी जगह इंटीग्रेट हो जाता है, वो पैक नहीं होता लिपिड के एनवेलप में, वो दूसरी जगह इंटीग्रेट हो जाता है, ठीक है। जो रेट्रोवायरस एलिमेंट्स होंगे एंड द डीएनए फॉर्म्स ऑफ रेट्रोवायरसेस इंसर्टेड इन सेलुलर क्रोमोसोम, दे आर demarcated by long terminal repeats। अब जैसे बताया था रेट्रोवायरस लाइक एलिमेंट्स एंड दूसरा रेट्रोपोसोम्स, ठीक है। रेट्रो ट्रांसपोसोम दो तरह के थे, रेट्रोवायरस लाइक एलिमेंट्स एंड रेट्रोपोसोम्स, ठीक है। तो रेट्रोवायरस लाइक एलिमेंट्स में एक फीचर होती है, वो है लॉन्ग टर्मिनल रिपीट्स। एक तो गैग जीन है उनमें, एक पॉल जीन है, ठीक है। साथ में उनके जो टर्मिनल साइट्स हैं वहां पर लॉन्ग रिपीट्स प्रेजेंट, रेट्रोवायरस लाइक एलिमेंट्स में। जबकि रेट्रोपोसोम्स जो है उनमें ये लॉन्ग टर्मिनल रिपीट्स एब्सेंट होंगे, ठीक है। एटी बेस पेयर थोड़ा बहुत हो सकता है पॉली ए टेल की वजह से, वरना उसमें लॉन्ग रिपीट्स जो है वो एब्सेंट होती है। और रेट्रोपोसोम्स के एग्जाम्पल हैं HTA एंड टाक जो कि ड्रोसोफिला में मिलते हैं। ह्यूमंस में लाइन्स एंड साइंस होते हैं। लाइन्स क्या होते हैं? लॉन्ग इंटरस्पर्स्ड एलिमेंट्स एंड साइंस होते हैं शॉर्ट इंटरस्पर्स्ड एलिमेंट्स। लॉन्ग इंटरस्पर्स्ड का मतलब होता है, इंटरस्पर्स्ड का मतलब होता है जगह जगह एक तरह से इंटीग्रेटेड, ठीक है, जगह जगह फैले हुए। एक क्रोमोसोम है उसमें जगह जगह एक ही तरह का रिपीट बहुत जगह प्रेजेंट है। जैसे एक क्रोमोसोम है उसमें पोजीशन 1 पे 10 बेस पेयर लॉन्ग का एक सीक्वेंस है, वैसा ही सीक्वेंस कहीं दूसरी पोजीशन पे है और फिर तीसरी पोजीशन पे है, फिर कहीं और है। इस तरह से अलग अलग जगह प्रेजेंट है, तो ये शॉर्ट होगा। 10 बेस पेयर्स जो होते हैं वो शॉर्ट सीक्वेंस होती है। लॉन्ग सीक्वेंस में क्या होगा? 50, 100 इतने बेस पेयर्स तक का, इससे ज़्यादा का बेस पेयर तक का लॉन्ग सीक्वेंस होगा, एक जैसा अलग अलग जगह प्रेजेंट होगा, ठीक है। इंटरस्पर्स्ड मतलब फैला हुआ। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ये है टाई, ये जो है ये यीस्ट जो होता है उसमें मिलता है, इसमें उसमें रेट्रोवायरस लाइक एलिमेंट है यीस्ट के अंदर। इसमें क्या होगा? टाई ए जीन है और एक टाई बी जीन है। टाई ए जो है वो स्ट्रक्चरल प्रोटीन है जो आरएनए बनाने में
आरएनए का जो डीएनए मॉलिक्यूल है या आरएनए मॉलिक्यूल है उसके स्ट्रक्चर को मेंटेन करने में हेल्प करती है। और दूसरी जो जीन है वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम एंड इंटीग्रेज एंजाइम जो है वो सिंथेसाइज करती है। साथ में इसके एंड्स में लॉन्ग टर्मिनल रिपीट्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं दोनों तरफ, LTR। ठीक है, स्टेप 1 क्या होगा, वो सबसे पहले आरएनए बनाएगा। ठीक है, आरएनए से फिर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की हेल्प से डीएनए बनेगा। आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होगा, लॉन्ग टर्मिनल। यहाँ पर ये चीज ध्यान रखो, जो ये फर्स्ट है पर्पल कलर का जो यहाँ पर मॉलिक्यूल दिख रहा है या स्ट्रक्चर है, बार है, वो पेरेंट डीएनए मॉलिक्यूल है। ठीक है, और जो ब्लू कलर का है वो रेट्रोवायरस लाइक एलिमेंट है जिसके एंड्स पर लॉन्ग टर्मिनल रिपीट्स प्रेजेंट है। तो जब इसका आरएनए बनेगा तो हमारे पास ये ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर है ये मिलेगा। एक तो सिंगल स्ट्रैंडेड होगा, ठीक है, साथ में इसके एंड्स पर लॉन्ग टर्मिनल रिपीट्स भी प्रेजेंट होंगे, क्योंकि पूरा एक सिंगल स्ट्रैंड जो है ये कॉपी हो गया एलटीआर से, एक एलटीआर से दूसरे एलटीआर तक पूरा सिंगल स्ट्रैंड में रिपीट एक तरह से कॉपी हुआ है ये और आरएनए बना है। अब यही जो स्ट्रक्चर है आरएनए का सीक्वेंस है, ये एग्जैक्टली अब कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनाएगा। ठीक है, तो आरएनए से अब डीएनए बनेगा। ठीक है, अब ये ब्लू कलर का जो डीएनए बना है विद लॉन्ग टर्मिनल रिपीट्स, ये दूसरी जगह जो है क्रोमोसोम में इंसर्ट होगा। ठीक है, और इस तरह से ये एक जगह से दूसरी जगह मूव करेगा रेप्लिकेटिव टाइप्स। रेप्लिकेटिव मतलब इसलिए अपने आप को देखो, ओरिजिनल तो यहीं पर है, ओरिजिनल वाला वहीं पर है जहां पर वो पहले था। आरएनए बना, आरएनए से डीएनए बना, डीएनए बनने का मतलब वो कॉपी बन गया, जो यहाँ ओरिजिनल वाला था इसकी कॉपी बन गया, और ये कॉपी अब दूसरी जगह जाकर अटैच हो। ठीक है, तो रेप्लिकेटिव एक तरह से यहाँ पर भी मैकेनिज्म थोड़ा थोड़ा उसी तरीके का है रेट्रोवायरस लाइक। ठीक है, रेप्लिकेशन की जैसा ही है, बस यहाँ पर जो है थोड़ा डिफरेंस ये है कि इसमें पॉल एंड गैग जीन्स प्रेजेंट होती हैं, और इस तरह के इसमें स्ट्रक्चर वायरस लाइक इसमें स्ट्रक्चर्स जो हैं वो प्रेजेंट। ठीक है, अब इसके अलावा रेट्रोपोजोन्स हैं, जो वो TY1 था वो वायरस रेट्रोवायरस लाइक एलिमेंट था विद लॉन्ग टर्मिनल रिपीट्स, जबकि रेट्रोपोजोन है वो जो है यहाँ पर लाइन्स एंड साइंस। अच्छा हाँ, एक चीज और देखो, रेप्लिकेटिव और रेट्रोपोजोन्स में डिफरेंस क्या है, बनी तो दोनों में कॉपी है और जो एक्चुअल सीक्वेंस थी वो अपनी वहीं पर अटैच्ड है, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस ये है कि TN3 में आरएनए नहीं बनता जब कॉपी बनती है, जबकि रेट्रोपोजोन्स में आरएनए के थ्रू जो है कॉपी बनती है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। TN3 में रिकॉम्बिनेशन के थ्रू, क्रॉसिंग ओवर के थ्रू कॉपी बनती है, जबकि रेट्रोपोजोन्स में जो है आरएनए बनता है, फिर कॉपी बनती है डीएनए वही वाली, और वो कहीं और जगह इंसर्ट होता है। TN3 में क्या था, जो कॉम्बिनेशन रिकॉम्बिनेशन या क्रॉसिंग ओवर टाइप का स्ट्रक्चर बनता है और फिर वो कॉपी एक दूसरे की बनाते हैं। ठीक है, तो रेट्रोवायरस में आरएनए इन्वॉल्व है, इसलिए उसको रेट्रो कहा गया है बेसिकली, क्योंकि आरएनए से डीएनए बन रहा है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, जबकि ऐसा कोई रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन रेप्लिकेटिव में देखने को नहीं मिलता। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स, कितने तरह के होते हैं, इनका मैकेनिज्म क्या होता है ऑपरेट करने का। ठीक है, और साथ में एक यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है कि इनका सिग्निफिकेंस क्या है। तो सिग्निफिकेंस एक तो ये है कि कॉपीज बनती हैं, कॉपीज बनने से एक्सप्रेशन किसी भी चीज़ का इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है। ठीक है, और दूसरा ये सबसे पहली बात, और इससे पहले एक बार ये बात और कही जा सकती है कि ये नेचुरली प्रेजेंट हैं ऑर्गेनिज्म के अंदर, बाहर से नहीं आए हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि बाहर से कोई वेक्टर फॉरेन
पार्टिकल आया है वो ये चीज़ कर रहा है, वो ये पोजीशंस चेंज कर रहा है। ऑर्गेनिज्म के अंदर जीन्स के उसके अंदर पहले से ही ये जंपिंग जीन्स प्रेजेंट, ठीक है। और इसका सिग्निफिकेंस ये होता है, या तो वो एक्सप्रेशन इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता है किसी पर्टिकुलर जीन का, कॉपीज बना के वो इंक्रीज कर सकता है, या फिर वो इनहिबिटिंग इफेक्ट से वो डिक्रीज भी कर सकता है उस चीज़ को। बहुत सारे इनहिबिटर्स बनाकर कोई भी इफेक्ट जो है वो डिक्रीज हो सकता है, और बहुत सारी कॉपीज बनाकर कोई भी इफेक्ट जो है वो प्रमोट भी हो सकता है, ठीक है। तो दूसरा, अगर ये इंसर्ट किसी फंक्शनल जीन के बीच में इंसर्ट हो जाए, ये ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स किसी फंक्शनल जीन के बीच में इंसर्ट हो जाए, जैसे कि कलरेशन जिंगलीमेज की सी जीन जो थी, जो कि पिगमेंट बनाती है, उसके बीच में वो इंसर्ट हो गई, तो उसने क्या किया, उस पर्टिकुलर जीन का फंक्शन इनहिबिट कर दिया, उसका एक्सप्रेशन इनहिबिट कर दिया, ठीक है। तो वो म्यूटेशन कॉज कर सकती है, डिसरप्शन कॉज कर सकता है फंक्शन उस पर्टिकुलर जीन, ठीक है। तो ये बेसिक एक तरह से सिग्निफिकेंस है इसका ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स का, ये फंक्शनिंग में उसको प्रमोट कर सकते हैं, इनहिबिट कर सकते हैं, या डिसरप्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स। थोड़ा सा ध्यान से कर पढ़ने की ज़रूरत है, एक बार धीरे धीरे स्लोली इसको ध्यान से देखो, कैटेगरीज को पॉइंट आउट करो कि इनका मैकेनिज्म क्या है। कट एंड पेस्ट का मतलब ओरिजिनल जो मॉलिक्यूल है वही कट होकर दूसरी जगह पेस्ट होता है। रेप्लिकेटिव का मतलब क्रॉसिंग ओवर या रिकॉम्बिनेशन के थ्रू वो सिंगल स्ट्रैंड से डबल स्ट्रैंड बनाकर, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनाकर एक कॉपी बनाता है। रेट्रोपोसोम्स में आरएनए बनता है, आरएनए से फिर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होकर डीएनए बनता है, ठीक है। तो रेप्लिकेटिव एंड रेट्रोपोसोम्स जो है वो बेसिकली ओरिजिनल सीक्वेंस वहीं पर रहती है और कॉपी दूसरी जगह बनकर इंटीग्रेट होती है। और रेप्लिकेटिव में आरएनए वाला मैकेनिज्म नहीं होता, जबकि हेट्रोपोसोम्स में आरएनए बनता है और फिर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से डीएनए बनता है, जो कि एक रेट्रो पुराना प्रिमिटिव मेथड है। इस वजह से उसको रेट्रोवायरस लाइक भी कहा जा सकता है या रेट्रो ट्रांसपोजोन्स भी कहा जा सकता है। रेट्रोवायरस लाइक के एंड्स में लॉन्ग टर्मिनल रिपीट्स प्रेजेंट होंगे, जबकि रेट्रोपोजोन्स में ऐसा कुछ नहीं होगा, लॉन्ग टर्मिनल रिपीट्स एब्सेंट होंगे। और इसके एग्जांपल्स होंगे लॉन्ग इंटरस्पर्स्ड एलिमेंट्स या शॉर्ट इंटरस्पर्स्ड एलिमेंट्स, ठीक है। और ये क्या होते हैं, ये बेसिकली बहुत सारी कॉपीज होती हैं जो पूरे जीन में अलग अलग जगह पोजीशन होती है, इंसर्टेड होती है। इंटरस्पर्स का मतलब अलग अलग जगह फैली, ठीक है। कॉपीज होंगी, एक जैसी होंगी, लेकिन अलग अलग जगह इंसर्टेड होंगी, ठीक है। सो कुछ ना समझ में आए इसमें तो पूछ सकते हो। और नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो होगा कॉम्प्लीमेंट्री libraries and genomic libraries, complementary DNA libraries and genomic libraries. Okay, so okay then, take care. Have a good day.